अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो ज़रा अलग ही है। आज मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ तो शेयर कर ही रही हूँ, पर कुछ दिल की बातें भी करेंगे। इस दावत का एहतमाम बहुत ही ख़ास फैमिली के लिए किया था। ये फैमिली हमारे दिलों में एक ख़ास मकाम रखती है। कभी ऐसा होता है ना कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, और ऐसे ही हैं ये हमारे ख़ास मेहमान जिनके लिए आज की दावत का एहतमाम किया है। वीडियो काफ़ी लंबी थी और इसको एडिट करने में भी बहुत वक्त लग गया, इसलिए ज़रा लेट हो गई। पर अभी जैसे ईद अल अज़हा की आमद है और इसके साथ दावतों के सिलसिले भी जुड़े होते हैं, तो शायद ये भी कह सकते हैं कि सही टाइम पर ही वीडियो आ रही है। आपको दावत रेसिपीज़ के लिए कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। तमाम डिशेस के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि आसानी रहे। वीडियो में कुछ क्लिप्स मिस हुए हैं, पर रेसिपी पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप समझ ही सकते हैं कि दावत का कितना काम होता है, और साथ में फिल्मिंग करना तो इसको और भी टाइम टेकिंग बना देता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। खैर, तमाम डिशेस मेहमानों को बहुत पसंद आई और वो यही कहते रहे कि आपने इतना एहतमाम क्यों किया, इतना ज़्यादा खाना क्यों बना लिया। पर कुछ लोग ख़ास होते हैं ना, तो आप उनके लिए जितना भी करें कम ही लगता है। वैसे तो इंसान की पूरी ज़िंदगी वाक़यात और कहानियों से भरी होती है, पर आज मैं अपनी ज़िंदगी की किताब के कुछ औराक आपसे शेयर कर लेती हूँ, जिससे मैं ये बता सकूँगी कि ये फैमिली हमारे लिए अपनों से भी बढ़ के क्यों है। शुरुआत करते हैं 2018 से, जब मेरे हस्बैंड जॉबलेस हुए। इससे पहले बहुत सालों तक वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में आईटी डिपार्टमेंट में मैनेजेरियल पोस्ट पर और आखिरी चंद सालों में एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी काम कर चुके थे, और बहुत अच्छी रेपुटेशन रही हमेशा। आखिरी जॉब जिस कंपनी में की वो नई कंपनी थी, और उस कंपनी की शुरुआत से ही मेरे हस्बैंड उनके साथ रहे। 1.5 साल तकरीबन उस कंपनी में भी काम किया। फिर उस कंपनी को कुछ मजबूरियों की वजह से डाउन साइजिंग करनी पड़ी। मेरी इन लॉज फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, पर अब वो चाहते थे कि वो भी जाके अपने फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाएं। बाकी की बहन भाइयों से थोड़ा ये डिफरेंट थे। आला तालीम और जॉब इनका ख्वाब था जो इन्होंने पूरा भी किया, पर अब चूँकि ये बिज़नेस करना चाहते थे इसलिए वापस जाना चाहते थे। जबकि मैं ये चाहती थी कि कम से कम 2 साल और जॉब कर ले, क्योंकि हमारा बेटा प्री 9th में था और उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जानी थी। इस तरह अचानक छोड़ के जाने से नया माहौल, नई जगह, बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते। मैं नहीं चाहती थी कि उस वक्त उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हों। कम से कम मैट्रिकुलेशन करने के बाद चलें, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो किसी भी नई जगह पे जाना होता है, वो तो एक लाइफ का हिस्सा ही है। लेकिन जब किस्मत में कोई आजमाइश लिखी हो तो वो आकर ही रहती है, और शायद इसलिए इनको भी मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए बजाय कोई और जॉब ढूंढने के, इन्होंने जैसे तैसे वो मंथ कंप्लीट किया और आबाई शहर की राह पकड़ ली। उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये थी कि जिस माह की तनख्वाह हम लेके गए उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ माह पहले ही हम अपनी तमाम सेविंग्स और जेवर वगैरह बेचकर एक रेजिडेंशियल प्लाट ख़रीद चुके थे। सो हमारे पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मुख्तसरन बताऊंगी कि हम तो सिर्फ ये डर लेकर गए थे कि बच्चों की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी, पर वहाँ जाते ही हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ सब लोग हमारे जाने से डिस्टर्ब हो गए और हमारा वहाँ रहना महाल कर दिया। बिजनेस में तो क्या साथ मिलाना था, हमारे लिए तो उस घर में भी जगह नहीं बनी। अब एक सदमा तो मेरे लिए ये था कि बच्चे की स्टडीज़ डिस्टर्ब हुई, दूसरा ये कि हम वहाँ काबिल कबूल ही ना ठहरे, तीसरा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद मेरी प्यारी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। पैदर पै सदमों से मेरी जहनी हालत जो हो गई थी वो बस मैं ही जानती हूँ या मेरा अल्लाह। मेरे हस्बैंड अपने अलग ही सदमे में थे। उनको शौक़ पहुँचा था कि उनके अपने खून के रिश्ते सिर्फ इसलिए उनसे बुरा सलूक कैसे कर सकते हैं कि इस वक्त वो जॉबलेस हैं। हम दोनों एक दूसरे का जज्बाती सहारा तो क्या बनते, एक दूसरे को हौसला तो क्या देते। हम तो अपने अपने हिस्से के अजाब भुगत रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे हस्बैंड को जब अच्छी तरह से महसूस हो गया कि उनके बीवी बच्चों की तो वहाँ बिल्कुल ही जगह नहीं है और उनके अपने लिए भी दिन रात के ताने और लड़ाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रेंट पर कोई घर ले लेते हैं और ख़ुद ही कुछ करना होगा। सो हमने एक छोटा सा सस्ता सा घर रेंट पे ले लिया। हमारे पास अब बस 2 माह का किराया और यूटिलिटी बिल्स के पैसे थे। ग्रॉसरी हमने ना लेने के बराबर ली।
जैसे ज़रूरी चीज़ें, आटा दाल घी वगैरह। और नेक्स्ट मरहला था बच्चों के स्कूल का। छोटा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में था और बड़ा प्री 9th। और स्कूल्स में सिर्फ एडमिशन ही नहीं कराना होता, साथ में यूनिफॉर्म, बुक्स और तरह के हज़ारों अखराजात होते हैं जो हम उस वक्त चाह कर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने प्लाट को फॉर सेल लगाया कि उसको बेचकर मेरे हस्बैंड कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेंगे और हमारी लाइफ की कोई गाड़ी भी चल पड़ेगी। लेकिन वो नहीं बिकना था और ना बिका, क्योंकि आजमाइशें वाकई ही तन्हा नहीं आती। एक ढेर होता है आजमाइशों का, भट्टी होती है जिसमें से तब के आपको कुंदन बन के निकलना होता है। पूरे 2 साल और 4 माह मेरे हस्बैंड जॉबलेस रहे और इस अरसे में से 1 साल 10 माह तो हम अपने आबाई शहर ही रहे। पर इस दौरान मेरे ससुराल वालों ने मदद तो क्या करनी थी, हमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह उनके वालिद उनसे मान जाएं और वो उनको राज़ी कर सकें, लेकिन वो किसी भी तरह नहीं माने। हम इस दौरान कभी किसी से कर्ज ले रहे थे, कभी किसी से। बच्चों की तालीम तो डिस्टर्ब हो ही गई थी और हमें सदमा था कि दोनों पेरेंट्स मास्टर डिग्री होल्डर और बच्चे बेचारे पढ़ नहीं सक रहे। बड़े बेटे ने तो खैर जैसे तैसे करके प्राइवेट मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम दे दिया और छोटे की होम स्कूलिंग ही मैंने जारी रखी। वालदा की तरफ से जो प्रॉपर्टी में हम बहन भाइयों को हिस्सा मिला, तो मेरे हिस्से में जो पैसे आए उसमें से ज़्यादातर तो हमारा कर्ज उतारने में चले गए। जो थोड़े बहुत पैसे बचे उससे मैंने क्लाउड किचन शुरू कर लिया और वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा कोरोना के आने से पहले तक। अगर कोरोना ना आता तो शायद हमारे मसाइल हल हो ही जाते, पर कोरोना के आने से क्लाउड किचन डिस्टर्ब हो गया और मेरे हस्बैंड जो पहले ही इस बात पर हर वक्त दुखी रहते थे कि उनके खून के रिश्तों ने उनसे आंखें पे रखी हैं, वो और हर्ट हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जैसे तैसे अब वापस लाहौर जाऊंगा। वापस इस शहर में मैंने आना ही नहीं है जहाँ पे कोई मुझसे मिलना ही गवारा नहीं करता। यूँ 1 साल 10 माह अपने ही आबाई शहर में बेआसराओं की तरह रहने के बाद उन्होंने वापस उस शहर जाने का इरादा कर लिया जहाँ से बहुत से ख्वाब और उम्मीदें लेकर वो अपने आबाई शहर आए थे। इन 18 महीनों में हमने ज़िंदगी के बहुत से सबक पढ़े और इस दौरान सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए था अपने बच्चों को पुरुमीद और पुरसकून रखना। जो बहन भाई इस तरह के हालात से गुजरे हों वो तो समझ ही सकते हैं कि बच्चे इन हालात में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनका लाइफस्टाइल भी एकदम चेंज हो जाता है। इससे उनका जो इमोशनल डैमेज होता है वो अपनी जगह, लेकिन जब छोटी सी उम्र में रिश्तों की हकीकतें खुल खुल कर उनके सामने आती हैं तो उनके जहन पर वो कैसे बुरे असरात छोड़ती हैं, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इन हालात से गुजरे हों। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तमाम परेशानियों और मुश्किलात के बावजूद हमारा रब हमें तन्हा नहीं छोड़ता। वो अपने बंदों को फरिश्तों की रूप में हमारी मदद के लिए भेजता रहता है। अगर किसी की ज़िंदगी में 99% भी अंधेरा हो तो रोशनी का एक दिया ज़रूर जल रहा होता है। हमारे लिए रोशनी का वो दिया मेरे हस्बैंड के ये दोस्त बने। इन्होंने हमारा हर तरह से जितना मुमकिन था साथ दिया। जब तक हम वहाँ रहे उन्होंने हमारा वहाँ ख्याल रखा और जब मेरे हस्बैंड ने वापस लाहौर आने का फ़ैसला किया तो इन्होंने बग़ैर किसी एतराज़ के साथ निभाया, मेरे हस्बैंड के फ़ैसले की तायीद की और पूरी मदद भी की। लाहौर आने के बाद भी 8 माह तक मेरे हस्बैंड को कोई जॉब नहीं मिली। उस वक्त भी ये हमारे साथ थे और जब मेरे हस्बैंड को जॉब मिली भी तो ऐसी ना थी कि हम अपने बच्चों की स्टडीज़ कंटिन्यू करवा सकते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिल गई, रहने का ठिकाना और ज़िंदा रहने के लिए कुछ ज़रूरियात पूरी होने लगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो आजमाइशों में डालता है तो निकलने के रास्ते और असबाब भी बना देता है। आजमाइश लंबी और मुश्किल ज़रूर हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं होती। कभी कम हो जाती है तो कभी ख़त्म भी हो ही जाती है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मायूसी कुफ्र भी है और इंसान का हौसला भी ख़त्म कर देती है। जब तक उम्मीद रहती है इंसान का हौसला बुलंद रहता है और वो अपने लिए नई से नई राहें तलाश करता रहता है।
मेरे बड़े बेटे का रुझान शुरू से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ था। अपनी स्कूल लाइफ में उसने अपने फर्स्ट टीनेज बर्थडे का गिफ्ट हमसे वीडियो कैमरा डिमांड किया, जो हमने उसको ले दिया था। वो कैमरा मेरे बहुत काम आया। पहले तो मेरे क्लाउड किचन में काम आया, क्योंकि मुझे इंटरनेट से चोरी के फ़ोटोज़ लगाना पसंद नहीं था। तो क्लाउड किचन की एडवर्टाइजिंग के लिए जो डिशेस मैं बनाती थी, मेरा बेटा उनकी अच्छी सी पिक्स बना देता और वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। जैसे जैसे ऑर्डर्स आना शुरू हुए तो जल्द ही मेरे हाथ के जायके के चर्चे हो गए। ना सिर्फ अपने शहर बल्कि इर्द गिर्द के शहरों और कस्बों से भी बहुत ऑर्डर आए। बाज़ औक़ात तो सुबह 10 बजे से रात 10-11 बजे तक मसरूफ़ियत रही। कुछ रेगुलर क्लाइंट्स में मेरे स्टूडेंट्स भी शामिल थे, जिनमें से चंद एक तो रेगुलरली इसलिए भी ऑर्डर करते थे कि टीचर की हेल्प करनी है। बहुत प्यार आता था उन पर। मेरे लिए तो वो मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमारे कबाब, समोसे और स्प्रिंग रोल ढेरों के हिसाब से बन रहे थे और मुझे अपनी हेल्प के लिए 2 हेल्पर्स भी रखनी पड़ी। ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद की जा रही थी। मैक एंड चीज़, चिकन वाइट कढ़ाई और रशियन सैलड की तो हमेशा ही बहुत डिमांड रही। चिकन कोफ्ते, चिकन गोला कबाब, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चपली कबाब, बीफ सीख कबाब, बीफ रेशमी कबाब, बीफ चपली कबाब और ख़ास तौर पर मेरी चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब की रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। दरअसल किसी भी रेसिपी भी उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ पकाने का तरीका बहुत मैटर करता है। जैसे कहने को तो स्क्रैम्बल्ड एग एक सिंपल डिश है, पर दुनिया के 3 टॉप के शेफ्स गॉर्डन रैम्जे, थॉमस केलर और हेस्टन ब्लूमेंथल की रेसिपीज़ में टफ़ कंपटीशन है कि किसकी ज़्यादा बेहतर है। ये यकीनन पकाने का तरीका ही होता है जो किसी भी शेफ़ की पहचान बनाता है और उसकी डिश को इनफरादियत देता है। जैसे कि हमारे पॉपुलर स्मैश्ड बर्गर खाने वाले बताते थे कि अच्छी अच्छी फूड चेन्स में भी उन्होंने ये जायका नहीं खाया था जो हमारे स्मैश बर्गर का था। खैर, मैं बता रही थी कि कोरोना ने मेरे क्लाउड किचन के बिज़नेस पर अपना असर डाला और मेरे हस्बैंड घबरा गए। मैंने बहुत हौसला देने की कोशिश की कि आपको तो बिज़नेस की मुझसे कहीं ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि इसमें कभी कैसे दिन होते हैं और कभी कैसे। पर शायद वो इसका तो सिर्फ बहाना बना रहे थे। असल में वो वहाँ से दूर भागना चाह रहे थे जहाँ उनके अपने उनके साथ ऐसा सलूक रखे हुए थे। उनको उम्मीद थी कि वक्त गुजरने के साथ शायद दिल नरम पड़ जाए और सब ठीक हो जाएगा। पर जब नहीं हुआ तो वहाँ से डिसहार्ट होकर वापस लाहौर आ गए कि दूर रहने से कम ये तकलीफ़ तो नहीं उठानी पड़ेगी ना कि एक ही शहर में रहते हुए बहन भाई मिलने ही नहीं आते। सच तो ये है कि अगर कोई गैर तकलीफ़ दे तो उतनी महसूस नहीं होती जितनी अपनी खूनी रिश्तों के रवैयों से होती है। लाहौर वापस आकर भी उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वालिद साहब का गुस्सा और नफ़रत किसी तरह कम हो जाए, पर हर कोशिश नाकाम रही। 2018 से पहले हम जब भी ईदैन पर और छुट्टियों पर जाते, मिलते मिलाते, लेन देन चलता। इनकी बहन की शादी, भाइयों की शादियाँ निभाई, जितनी भी हैसियत थी अच्छे तरीके से लेन देन किया। पर जब खाली हाथ हुए तो खाली दिल भी रह गए। अगर इनकी वालदा ज़िंदा होती तो शायद अपने बेटे को इस तरह कभी भी परेशान नहीं देख सकती थी। वो इनसे और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। वो हमारी खुशियों में ही खुश रहती थी। पर सच है कि घर तो माँ से ही होता है। माँ के बगैर घर घर नहीं रहता, अपने भी पराए हो जाते हैं। खैर, मैं बता रही थी कि लाहौर आने के बाद मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अभी ना सही तो मुस्तकबिल करीब में या थोड़े अरसे बाद ही मेरे बच्चों की दुनियावी मुश्किलात थोड़ी कम हो जाएं और उनका कुछ सहारा बन सके। तो मैंने यूट्यूब कुकिंग चैनल खोल लिया। कुछ अरसे बाद वो बिल्कुल ही डेड हो गया। उसको रीच मिलना ही बंद हो गई। जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रीच ना मिलने का तल्लक आपके अच्छे थंबनेल या आपकी अच्छी वीडियो क्वालिटी से नहीं है। ये पता नहीं क्यों होता है। ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ही जाने कि क्या हुआ था। खैर, मैंने कुछ जब इस पर रिसर्च की तो मुझे समझ आ गई कि असल में मसला क्या हुआ था। जब आप अपने रिलेटिव्स
और अपने जानने वालों को अपना चैनल शेयर कर देते हैं, तो वो आपकी वीडियोस में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि उसको व्यूज़ देते रहें। यूट्यूब उन्हीं के पास दोबारा भेजता है जिन्होंने पहले आपकी वीडियोस वॉच की होती हैं, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया होता है। और जब वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियोस शायद इस काबिल ही नहीं है कि इनको और कहीं भेजा जाए। तो इस तरह से चैनल डेड हो गया। बहुत अरसा मैं उस चैनल पर बहुत मेहनत करती रही, लेकिन जब बिल्कुल ही डेड रहा, दोबारा से कोई व्यूज़ नहीं आए, दोबारा से उसको कोई रीच नहीं मिली, तो मैं डिसहार्ट नहीं हुई। मैंने एक नया चैनल खोलने का इरादा कर लिया। मैंने अपनी वो तमाम वीडियो वहाँ से हटाई और नया चैनल बनाकर उस पर लगानी शुरू कर दी। और आज ये चैनल आपके साथ है और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इसे। जिस तरह से आप लोग चिकन जलफ्रेज़ी को पसंद कर रहे हैं, मेरी बाकी की वीडियोस भी देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियोस ट्राई भी किया करें, रेसिपीज़ अच्छी लगें तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगती तो भी बताया करें। आपकी इंटरेक्शन से मुझे और हौसला अफजाई होगी और मुझे पता भी चलेगा कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। शुरू में मेरे बेटे ने मेरी बहुत मदद की। फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसने मुझे गाइड किया। नॉर्मल एडिटिंग और फिल्मिंग तो मुझे भी आती थी, जैसे कि सबको आती होती है, लेकिन उसने बहुत ही प्रोफेशनल वे में मुझे सिखाया और अभी तक बहुत हेल्प करता है। मेरे टाइनी से किचन में, जिसमें सिर्फ एक चूल्हा रखने की जगह है और एक सिंक लगा हुआ है, कोई स्लैब वगैरह नहीं, वर्क स्पेस नहीं, उसको किस तरह से एस्थेटिकली वीडियोस में शूट करना है और कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, ये भी उसने मुझे गाइड किया। असल में मेरा बहुत छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है जो हमने रेंट पर लिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही मुनासिब सा सामान रखा हुआ है। मेरा खूबसूरत कीमती जहेज़ तो पहले ससुराल में इसलिए छोड़ा हुआ था कि वही असली घर है, और अब इसलिए नहीं ला सकते कि यहाँ पे रखने की जगह ही नहीं, इसलिए तमाम सामान पैक करके, फर्नीचर और बाकी की चीज़ें भी अब्बू के घर में रखवाई हुई हैं कि यहाँ लाऊं भी तो कहाँ रखूं। अक्सर वीडियोस शूट करते हुए अपनी क्रॉकरी याद आती है कि वो यूज़ हो सकती थी, पर नहीं हो रही। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदा रहने की निशानी। तो किसी के हिस्से में कम आती हैं, किसी के हिस्से में ज़्यादा आती हैं। हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलात खुद ही झेलनी होती हैं। पर इस दौरान जो जो लोग आपके काम आते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपका एहसास करते हैं, वो कभी नहीं भूलते। और जहाँ हमने कुछ रिश्तों को खोया, कुछ ऐसे रिश्तों को पाया भी जो हमारा बहुत ज़्यादा एहसास करते थे, ख्याल करते थे। कोई आपकी इमोशनल सपोर्ट भी करता है तो वो भी आपका सहारा बन रहा होता है। उन सब के लिए दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं। पर आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो जो लोग मेरी ज़िंदगी में मेरा सहारा बने, जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता करे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह बेलौस होकर मेरे हस्बैंड के इस दोस्त ने हम सब का बहुत ख्याल रखा, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। उनके लिए तो ख़ास दिल से दुआएं निकलती हैं। अब कुछ बातें दावत रेसिपीज़ के हवाले से हो जाएं। सबसे पहले दावत के लिए आपको अपना मेन्यू सेट करना होता है। आप कुछ दिन पहले ही दावत का मेन्यू सेट कर लें कि आपको कौन कौन सी डिशेस बनानी हैं। इसमें ये आसानी रहेगी कि कौन सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं और कौन सी आपको मंगवानी है, उनकी अलग अलग लिस्ट तैयार हो जाएगी। तमाम रेसिपीज़ जो आपने बनानी हो वो एक पेज पर नोट कर लें और फिर उसमें से देखें कि कौन सी एक दिन पहले बना के रखी जा सकती हैं, जैसे मीठा वगैरह। स्वीट डिशेस आप एक दिन पहले बना कर रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन अगर किसी के पास फ्रिज नहीं हो या मेरी तरह किसी का फ्रिज ख़राब हो और सिर्फ डीप फ्रीज़र ही आपका काम कर रहा हो, तो आप उसी दिन ही सुबह के वक्त बनाएंगे और फ्रीज़र में रख देंगे
ताकि वो बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो और बिल्कुल गर्म भी ना हो। तो जैसा कि आपने रेसिपी के शुरू में देखा कि मैंने सबसे पहले खीर बनाई। खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप चावलों को पहले भिगो कर रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। फिर उसको थोड़े से नमक के साथ बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से घोट लिया था, क्योंकि मेरे पास टोटा चावल नहीं थे जो खीर के लिए ख़ास तौर पर लिए जाते हैं। तो मैंने आम चावलों से ही खीर बनाई थी। तो घोटने के बाद उनकी शक्ल भी टोटा चावल जैसी हो गई। तो रेसिपीज़ के ना सिर्फ इंग्रेडिएंट बल्कि कुछ डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, वहाँ से आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई रेसिपी आपको ख़ास तौर पर अलहदा से चाहिए, जिस तरह से कि मेरे चैनल की रवायत है कि मैं एक रेसिपी को डिटेल से बताती हूँ, तो मैं आपके लिए दोबारा बना दूँगी। खीर मैंने सबसे पहले इसलिए बनाई थी कि उसको रूम टेम्परेचर पर लाना था। रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद उसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखना था। खीर बनाने के बाद मैंने देसी मुर्गी, चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन अचार गोश्त, चिकन मैक एंड चीज़, गार्लिक फ्राइड राइस, रायता और दाल का हलवा भी बनाए। गार्लिक फ्राइड राइस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी। दावत व्लॉग में मैंने उसको नहीं शूट किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था व्लॉग। बाकी की तमाम रेसिपीज़ मैं पहले ही बना के शूट कर चुकी थी कि बस जैसे ही मेहमान आए तो खाना गर्म करके सर्व किया जा सके। हम उनसे राब्ते में थे तो इसलिए मालूम था कि जैसे ही वो आने वाले थे, राइस मैंने उस टाइम बना लिए थे ताकि गर्मा गर्म पेश किए जा सके। अगर फैमिली की दावत कर रहे हैं तो आपको इसमें ये भी ख्याल रखना होगा कि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए अलहदा से ख़ास डिशेस बनाई जाएं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि फ़ैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला और स्पाइसेस पसंद नहीं करती, तो आपने बिल्कुल सादा ही रखना है खानों को। तो मैंने सिर्फ एक स्पाइसी डिश बनाई थी, चिकन अचार गोश्त, क्योंकि मुझे तो उनसे पहली दफ़ा मिलना था, मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग किस तरह से खाना पसंद करते हैं। बाकी चीज़ें मैंने तकरीबन नॉर्मल ही मिर्च मसाले के साथ बनाई थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई थी। और डिशेस भी ऐसी चूज़ की थी जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, जैसे वाइट चिकन, मैक एंड चीज़। खीर और हलवा तो वैसे भी स्वीट डिशेस थी, और गार्लिक फ्राइड राइस भी कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। बस अचार गोश्त मैंने स्पाइसी बनाया था, और देसी मुर्ग क्योंकि उनकी फरमाइश पे बनाया था तो उसमें बहुत कम स्पाइसेस रखे थे। मिर्चें तो बहुत ही कम ऐड की थी, इसलिए आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देसी मुर्ग को आप मेरी तरह कास्ट आयरन में बनाएं या मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो उसको गलाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा कि आमतौर पे यही सुना जाता है कि देसी मुर्ग जल्दी गलता नहीं है। लेकिन अगर आप सिल्वर के बर्तन में बना रहे हैं या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बना रहे हैं तो आपको उसको अच्छी तरह से पहले गलाना होगा, उसके बाद बाकी का प्रोसेस करना होगा। यहाँ मैं चिकन मैक एंड चीज़ बना रही थी तो इसमें थोड़ी वेजीज भी ऐड होती हैं। सिंपल मैक एंड चीज़ इससे बिल्कुल डिफरेंट बनती है, उसकी रेसिपी भी किसी दिन ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और बेक्ड मैक एंड चीज़ की रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपको करके नहीं दिखा सकती तो मैं उसके बारे में बताती ज़रूर हूँ वीडियो में, इसलिए वीडियो को गौर से सुना करें। समटाइम्स जैसे मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो मैं कहूँगी कि मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, पर आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो आपके पास अगर हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर कोई मजबूरी नहीं है कि आप ज़रूर ऐड करें, फिर आप बना सकते हैं। लेकिन असल टेस्ट जब आता है जब आप तमाम चीज़ें उसमें ऐड करते हैं और प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। रू और वाइट सॉस बनाने की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर भी शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल से बताई है वहाँ पे मैंने। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकता है। वरना मेरे प्लेलिस्ट में पास्ता पैराडाइज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पास्ता बना रही हूँ तो एक टिप आपको और दे देती हूँ कि जब हम पास्ता पकाते हैं तो उसके लिए हमें पास्ता या मैक्रोनी या स्पैगेटी को अच्छी तरह से बॉयल करना नहीं होता, बल्कि अलदानते रखना होता है। लेकिन जब हम सैलड बनाने के लिए बॉयल करते हैं तो हम इसको फुल डन करना होता है, अच्छी तरह से नरम करना होता है,
क्योंकि बाद में हम इसको जब रिंस करते हैं और ठंडा करते हैं तो ये वापस थोड़ी सी फर्म हो जाती है। इसलिए सैलड के लिए इसको ज़्यादा नरम करना होता है, लेकिन जब आप पास्ता कुक करने के लिए बॉईल करते हैं तो अल डेंटे रखना होता है, क्योंकि बाद में पास्ता में हम जब इसको शामिल करते हैं तो थोड़े से सॉफ्ट ये वहाँ पे भी हो जाती हैं। दूसरी टिप ये है कि अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो पास्ता को अलहदा रखें और चिकन वेजिटेबल्स जो भी आपने तैयार किया है, सॉस तैयार की है, उसको बिल्कुल अलहदा रखें एंड सर्विंग के टाइम पर मिक्स करके इसको पेश करें। अगर पहले से ही मिक्स करके रखेंगे तो सर्विंग के टाइम पे ये बिल्कुल ही ड्राई सी फील होगी। तो अगर गलती से आपसे ऐसा हो ही जाता है तो आप क्या करेंगे कि सर्विंग के टाइम पे इसमें हाफ कप या 1 कप मिल्क ऐड करके इसको दोबारा से गर्म करें तो ये दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। वाइट सॉस बेस किसी भी पास्ता को आप मिल्क से फ्रेश कर सकते हैं, और अगर कोई रेड सॉस या किसी और तरह का पास्ता बनाया है तो आप सिंपली पानी भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ब्रॉथ वगैरह भी, चिकन ब्रॉथ या वेजिस ब्रॉथ जो भी अवेलेबल हो। चना दाल हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप चना दाल को रात को ही भिगो कर रख दिया था। आप इसको दूध में भी भिगो कर रख सकते हैं और पानी में भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दूध में भिगोने से ज़रा ज़्यादा रिच टेस्ट आता है, पानी में बनाए फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि दाल का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसको ओवरनाइट सोक करना ज़रूरी है। अगर बहुत गर्मियों का मौसम है तो आप 6 घंटों के लिए भिगो कर रख सकते हैं। जब सोकिंग टाइम गुजर जाए तो उसके बाद आप चना दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसने के बाद आप इसको आधा कप घी के साथ, देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो कोई आम घी भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन घी में ही बनाए, ऑयल में नहीं। आधा कप घी के साथ आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल शामिल करने से पहले आप घी में इलायचियाँ कड़कड़ाएंगे, जितनी भी आपको पसंद हो। इलायचियों के मुंह खोलकर ऐड करें तो ज़्यादा खुशबू देती हैं। साथ ही दूसरे चूल्हे पर आप 3/4 कप चीनी 2 कप पानी में ऐड करके अच्छी तरह से शीरा बना लेंगे। जब तक आप हलवा भूनेंगे तब तक शीरा भी तैयार हो जाएगा। चाहे तो शीरे में येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो इस हलवे को और भी खूबसूरत बनाता है। जब दाल भुनने की खुशबू आने लगे और थोड़ा कलर भी उसका चेंज हो जाए तो समझ लें कि दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब आप इसमें शीरा ऐड कर सकते हैं। शीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। वैसे तो दाल भूनते वक्त भी मुसलसल चम्मच चलाना होता है। खूब चम्मच चला के शीरे और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने और एक अच्छी कंसिस्टेंसी वाला हलवा तैयार हो जाए। इस हलवे को अपने पसंद के मेवाजात से गार्निश करें और इसको गर्म भी पेश कर सकते हैं और ठंडा करके भी, दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो रेसिपीज़ आपको पसंद आई हों उनके बारे में भी बताइएगा, और किसी रेसिपी को आप अलग से सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह सेपरेटली एक एक रेसिपी आपसे शेयर कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी लिख दूँगी ताकि आपको रेसिपी समझने में आसानी हो। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।